अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पावर शो के साथ मैं हूं आपकी मेजबान मारिया राना। हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसनैन जावेद। नाज़रीन, मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर तहरीक इंसाफ की जानिब से वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार से इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया गया है। अब वो इस्तीफ़ा देते हैं या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की क़यादत में ही IMF को यकीन दहानी करवा दी गई है कि उनकी तमाम कड़ी शराइत जितनी भी हैं वो तस्लीम की जाएंगी। नाज़रीन, बिजली पर सब्सिडी हटा ली गई है, बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, रुपए के मुकाबले में डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में कमी कर दी गई है और स्टेट बैंक ने अभी जो है वो ऐलान किया है जिसमें शरह सूद जो है वो 3% उन्होंने मुकर्रर कर दी है, जो कि टोटल अगर देखा जाए तो पूरे मुल्क में ये 20% तक ये पहुंच गई है, जिस पर ताजर हजरात परेशान है। और वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की जानिब से ये दावा किया गया है कि आइंदा हफ्ते IMF का पैकेज जो है वो मंजूर हो जाएगा। लेकिन इस तरह के दावे वो पहले भी करते आए हैं, लेकिन उस पर कुछ हुआ नहीं है। अब लेट्स सी के IMF का पैकेज आता है, उसके बाद मुआशी मामलात ठीक होते हैं या नहीं, ये मामला एक तरफ है। दूसरी जानब जो एक ऑडियो लीक का मामला जो शुरू हुआ था वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अभी मुंबई की ना एक ऑडियो लीक सामने आई है फवाद चौधरी, उनके भाई फैसल चौधरी की, और अब वो फवाद चौधरी साहब तो उसकी तरदीद कर रहे हैं, लेकिन ये मामला है कि इस पर भी प्रोग्राम में आगे चलकर बात करेंगे। अभी हमें ज्वाइन किया है जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाजरीन, माहिर कानून जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वेलकम कहेंगे आपको। थैंक यू। सर, अज खुद नोटिस जो सुप्रीम कोर्ट ने लिया है उसके फैसले के हवाले से अभी भी PDM की जमातों की जानिब से अबहम की वो शिकार हैं। इस तरह के मुतजाद जो है उन्होंने बयानात दिए। आपको क्या लगता है कि सारे मामले पर नजरसानी की गुंजाइश है, अपील की जा सकती है, नहीं करनी चाहिए, क्या कहेंगे? देखें, नजरसानी तो किसी भी फैसले की हो सकती है, वो फैसला दुरुस्त हो या गलत हो। अब ये तो जाहिर है कि जो रेलेवेंट पार्टीज हैं उन्हें फैसला करना है कि वो नजरसानी या रिव्यू की दरख्वास्त दाखिल करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है सर, उसके अलावा ये जो फैसला आया है इसमें बेंच के हवाले से भी आपने देखा होगा कि उसमें 3/2 का वो था एक, तो आपको क्या लगता है कि ये इससे इख्तिलाफी नोट से भी कोई फर्क पड़ता है? नहीं, देखें, बात यह है कि फैसले अदालतों के बाई मेजॉरिटी ही हुआ। बिल्कुल ठीक है। वो एक की मेजॉरिटी हो या उससे ज्यादा की मेजॉरिटी, वो अगर तो 3 जजेस एक तरफ थे और दूसरी तरफ थे तो ये मेजॉरिटी फैसला कराएगा और कहलाएगा ऐसा नॉर्मली होता है। अच्छा सर, इजाज़त देंगे तो मैं आपके साथ एक केस सिनेरियो भी डिस्कस करना चाहता हूँ। एक तो आपके इल्म में है कि पहले फुल कोर्ट की बात हुई, लाहौर हाई कोर्ट से भी बात हुई, फिर हाई कोर्ट ने कहा, फिर बल्दिया के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन करवाए जाएं। हर तरफ से जो है वो PDM की तरफ से ना आती रही मुसलसल, यानी वो इलेक्शन करवाने पर हुकूमत जो है वो मुज़र रही है। अच्छा, अब एक और बात हुई कि फाइनली जो है ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस चीज़ को ले लिया गया और 9 रुकनी बेंच बनाया गया। उसमें से 4 जजेस के जो पर PDM की तरफ से 2 के पर इख्तलाफ था, 2 अपनी मर्जी से चले गए, 5 आ गए। बहरहाल अब फैसला आ गया कि 90 रोज में इलेक्शन करवाए जाएं। सर, पिछली बात जो कहा था, जब जो आइन कहता है 224 कहता है कि इलेक्शन करवाए जाएं, तो वो कानून काफ़ी नहीं था जो सुप्रीम कोर्ट को सू मोटो लेना पड़ा और उसके ऊपर खिलाफ वर्जी हुई, तो उस पर कोई एक्शन नहीं होगा सर? देखें, ये तो हमारी मिसफॉर्चून है कि आइन वाज़े हो, कानून वाज़े हो, तब भी मुताल्लिका लोग उसके ऊपर अमल दरामद करते। अब ये जो 90 दिन की मुद्दत है, ये आइन में एक जगह नहीं, कई जगह तक एग्जैक्टली दैट्स ट्रू। और अनफॉर्चुनेटली जो रेलेवेंट लोग थे उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में एक एक्सप्रेशन इस्तेमाल हुआ कि उन्होंने पिंग पोंग का सिलसिला शुरू कर दिया कि गेंद कभी इधर कभी उधर, और जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो आइन की रिक्वायरमेंट थी, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। लाहौर हाई कोर्ट में भी एक जज साहिबान ने साहब फैसला दे दिया और वाज़े तरीके से उन्होंने कहा कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना चाहिए और पंजाब के गवर्नर तारीख का तयन करें। उसके खिलाफ अपील हो गई।
2 जजों के पास लाहौर हाई कोर्ट के, बजाय इसके कि वो 2 जज साहिबान फौरन से मामले को उठाते और उसका फैसला करते, उन्होंने एक फरीक की दरख्वास्त के ऊपर गालिबन 8-10 रोज का टाइम दे दिया। जी तो इन हालात में सोमोटो नोटिस सुप्रीम कोर्ट को देना पड़ा, जी और वो सोमोटो नोटिस ही सिर्फ गालिबन 2-3 पिटीशन थी आर्टिकल 184 की सुप्रीम कोर्ट में दायर, एग्जैक्टली जो साथ में लगाई गई, जी बिल्कुल और ठीक। फिर ये इन तमाम मामलात का फैसला है। सर अब एक मिनट सर मैं अब केस स्टडी के उस मोड पर आ गया हूँ कि ये जो सवाल मैं आपसे करने लगा हूँ कि आपकी शख्सियत इससे बहुत ऊपर है, निहायत माजरत से कि मैं आपसे ये सवाल करने वाला हूँ। अब सर मैं आपके सामने एक मुबैना बात पेश कर रहा हूँ, मुबैना ऑडियो। आपको पता है आजकल ऑडियो लीक्स का बड़ा सिलसिला है और इसको भी अदालतों में जेर बहस लाया जाता है, ऑफ कोर्स के इसके ऊपर जजमेंट आती है। सर फवाद चौधरी साहब की एक बात आई है और फवाद चौधरी के बारे में मेरा राय तो बहुत ही गलत किस्म की है कि उसको होना ही नहीं चाहिए सियासत के अंदर। बहरहाल फवाद चौधरी की एक बात आई है सर, अच्छा वो बात कर रहे हैं अपने भाई फैसल से जो मुबैना तौर पर इस इल्ज़ाम में भी है और बहुत सारे मामलात में और सर्कल में वो मशहूर हैं कि वो जजेस के साथ इधर उधर की बात रखते हैं और ताल्लुकात उस तरह के रखते हैं जिस तरह के नहीं होने चाहिए। बहरहाल सर फवाद साहब कहते हैं कि अच्छा मैंने कहा कि वो जो अपना चीफ जस्टिस लाहौर है वो कह रहा है कि मेरी बंदियाल से कोई जर्नल कराओ, ठीक है ना, दूसरे अपने मज़ाहिर को डार साहब के जरिए जो है ना इसके साथी से ज़रा मिल लें, इनको कहो आपके पास जो पूरा ट्रक खड़ा है तो बताओ इसका क्या करना है। मेरी ज़ाती तजवीज़ ये है कि तारड़ पर 3 दफ़ा इस्तगासे कराओ, इसके ऊपर जो 228 लगाओ ताकि इस पर दबाव तो आए। फैसल चौधरी मैं सुबह कर लूँगा, उसका भाई फैसल चौधरी। फवाद चौधरी कहता है सुबह इनसे पूछकर बताता हूं। सर ये मुबैना ऑडियो वीडियो लीक है, इस पर इस सुमोटो एक्शन के ऊपर क्या असरात आएंगे, क्या मामलात आएंगे और मुल्क किस डगर पे जा रहा है? सर देखें, अव्वल तो किसी भी ऑडियो लीक के बारे में बादी नज़र में कहा जा सकता कि ये गलत है, जेन्युइन है या नॉन जेन्युइन। राइट सर। लेकिन अगर तो ये फर्ज कर लिया जाए कि ये ऑडियो लीक जो है ये जेन्युइन है, तो मैं समझता हूँ कि उसको सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पर लाया जाना चाहिए। एग्जैक्टली। और अगर तो कहीं कार्रवाई कोई बनती है तो यकीनन कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये जो ऑडियो लीक के सिलसिले हैं के तो गालिबन नहीं है, ये जरा सी बात ज्यादा आगे चली गई है और मुझे तो कई मरतबा शक ये महसूस होता है कि जिनकी ऑडियो लीक होती हैं वो खुद भी गालिबन उस सारे सिलसिले में एक हिस्सा होते हैं और वो कोई प्री मेडिटेटेड कार्रवाई होती है। मुझे कई मरतबा ये महसूस होता है, वरना इस तरीके से ऑडियो लीक पहले कभी हुई नहीं। Exactly. और दुनिया में कहीं होती भी नहीं। फवाद चौधरी साहब इसकी तरदीद कर दी हुई है। दुनिया में सर आपने बहुत सारे केसेस लिए होंगे, ऐसी पूरी दुनिया में सर कोई ऐसे प्रेसिडेंट्स हैं जिस तरह इस तरह ऑडियो लीक, जजेस की ऑडियो लीक्स हो जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं है, हमारे इल्म में कोई इस तरह की चीज। और ये हाल में ये सिलसिले शुरू हुए हैं, ये इसकी इब्तिदा जो है वो लाहौर हाई कोर्ट से हुई और वहाँ पर जैसे आपको पता है कि सरदारी के बारे में कुछ बातें, वहाँ 2 जज साहिबान जो इस्तीफा भी दिया। लेकिन ये अब तो इस तरह की बात होनी नहीं चाहिए। जज साहिबान का किसी भी मामले में ज़ाती तौर पर इन्वॉल्वमेंट होना ही नहीं चाहिए। Exactly. लेकिन अगर तो ऐसी कोई लीक होती हैं तो जो भी कंसर्न लोग हैं, अगर जज साहिबान भी इन्वॉल्व हैं वो भी, तो सबके खिलाफ कार्रवाई। ऑब्वियसली फोरेंसिक होनी चाहिए, फिर राजदारी प्राइवेसी एक्ट के तहत कार्रवाई भी होनी चाहिए, लेकिन इस मामले को उस तरह से संजीदा लिया नहीं जाता यहाँ पे। इससे पहले भी बहुत सारी ऑडियो लीक्स आई, डॉक्टर साहब हमने भी यहाँ पे प्रोग्राम में डिस्कस की, लेकिन उस तरह से इसको संजीदा लिया ही नहीं जा रहा। अब देखें ना, कौन संजीदा लेगा? जाहिर है कि जब दोनों तरफ की लीक्स हैं तो सियासी पार्टी संजीदा लेगी। अब रह जाता है मीडिया या सोसाइटी, तो माशाल्लाह 22 करोड़ की आवाम है, कोई ना कोई तो संजीदा लेना इन मामलात। जी अच्छा सर, अब ये लास्ट क्वेश्चन आपकी बहुत माजरत के साथ सर, ये बताइए कि व्हेन इट प्लेस्ड अ क्वेश्चन मार्क ऑन होल डिसीजन
आपको क्या लग रहा है सर, ये मतलब एक पूरी जजमेंट के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ रहा है? मुबैना ही सही, मुबैना ऑडियो लीक तो हुई है, अब दो जजेस को और जजेस के ऊपर, और दो जजेस का नाम आ रहा है, मज़ाहिर साहब का और चीफ जस्टिस साहब का, और ट्रक का जिक्र हो रहा है, और 228 इस पर लगाओ और आजम नज़ीर तारड़ पर प्रेशर पड़वाओ। ये सारी बात को सर क्वेश्चन मार्क है मुबैना तौर पर। तो क्या करना चाहिए सर? ये चीफ जस्टिस साहब फौरी तौर पर इन दोनों लोगों के ऊपर जो है वो फौरी तौर पे एक्शन किस सेक्शन के अंडर आएगा सर? किस तरीके से लिया जा सकता है? क्योंकि पूछना तो चाहिए, क्योंकि ये भी इन्वॉल्वमेंट है, बात निकली है, कुछ ना कुछ तो इसमें है ना सर? बिल्कुल, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि उसमें कोई एक फरीक नहीं होता, बहुत सारे फरीक होते, और जब भी कोई इस तरह की बात आए तो उसको अदालत में उठाया जाना चाहिए। एग्जैक्टली। और खुद अदालत भी जो है वो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग और अगर तो कोई जज इन्वॉल्व है तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला को मोटे तरीके से ले जा सकता है, जैसे मैंने पहले भी ये सीरियस मामला हैं और इनको ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। राइट सर, थैंक यू वेरी मच सर, सो नाइस ऑफ यू सर। नाज़रीन, माहिर जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन, गुलाम सरवर वड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि डिप्टी डायरेक्टर FIA गुजरात हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू सर। सबसे पहले तो ये जो लोग जाते हैं बैरून मुल्क, बहुत ज़्यादा इनकी तादाद है, बेशुमार लोग हैं, तो आपको क्या लगता है कि कौन सा एक्ट है जिसके खिलाफ ये इलीगल है, इनके खिलाफ कार्रवाई होती है? ये जी अभी आप ये जो लिबिया वाला इंसिडेंट है ना, ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ है, इसमें भी ये सारे जो लोग यहाँ से गए हैं ना, ये सारे इलीगली इधर से जाते हैं, और इसमें 5 लोग आइडेंटिफाई हुए हैं जी सर। उनके हमने FIR भी दे दी है, और उसमें से 3 मुलजमान जो है ना वो हमने अरेस्ट भी कर लिए। राइट सर। तो कौन से एक्ट के तहत इनके ऊपर वो मुकदमा दर्ज होंगे? ये अभी तो जो इंसानी स्मगलिंग के प्लाज्मा का जो एक्ट है उसके तहत हमने मुकदमा दर्ज किया। राइट। अच्छा सर, ये बताएं कि ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, और आवाम को भी पता चलना चाहिए और ऑफ कोर्स हमें अवेयरनेस देना चाहिए सर, माशी बदहाली की वजह से तकरीबन 8 लाख लोग जो है वो मुल्क से निकलने की कोशिश कर चुके हैं। अच्छा सर, बेशुमार दिल खराश वाक़यात हैं, कोई लोग तेल के अंदर डूब के मर जाते हैं, कई लोग बर्फ़ के अंदर मर जाते हैं, कई किसी तरीके से मरते हैं। अच्छा, इसके कौन कौन से रूट हैं सर, फरमाइएगा कि आम तौर पे कोयटा से ताफ्तान तक जाते हैं, और फिर कुछ बंदर अब्बास से जा रहे हैं, कुछ तुर्की से जा रहे हैं, अभी वाला जो वाक़या है वो इटली के करीब हुआ है। सर कुछ हमें फरमाइएगा कि कौन कौन से रास्ते ये अडॉप्ट करते हैं और किस तरह से करते हैं, कौन लेकर जाता है, और फिर वहाँ से जिन जिन मुल्कों में इलीगल होकर जाना पसंद करते हैं वो कौन कौन से मुल्क हैं सर? ये मेनली तो 2 रूट हैं जी। एक इधर से जाते हैं इधर से कोयटा से, और दूसरा अभी जो है ना ये जा रहे हैं लिबिया से इटली। अच्छा। तो ये मेनली तो इन रूट से दोनों से जाते हैं। अच्छा, ये जो बंदर अब्बास से निकलने की कोशिश करते हैं, ये किन किन एरियाज में जाते हैं? और फिर जो तुर्किया से जाते हैं, यानी तुर्की से जो एक नहर गुजरती है, और नहर के जरिए ये जो है वो वीनस और उन इलाकों में उतरते हैं, यानी इटली में, यूरोप के अंदर आबाद होते हैं, वहाँ इलीगल होते हैं। इसी तरीके से अमेरिका के अंदर भी एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो इलीगल जो है वो तरीके से जाती है। वो नवोडा जगह है, वहाँ से मैक्सिको के बॉर्डर से निकलते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो $20,000 के करीब वहाँ से पे करते हैं, देन दे एंटर इनटू अमेरिका, और वहाँ से काफ़ी अरसा इलीगल रहते हैं, और तकरीबन 10 साल अपने, बेशक पीछे से कई लोग उनके माँ बाप चले जाएं या जो मर्जी हो जाए, वो खैर वापस नहीं आ सकते टिल द पासपोर्ट एट देयर हैंड। तो फरमाइएगा सर, ये कितने केसेस आपके पास रजिस्टर हो रहे हैं इस तरह के? ये जो हमने पिछले साल पर्चे दिए हैं, तकरीबन कोई 600 के करीब FIR दर्ज की हैं, और कोई 5 से 600 के करीब मुलजमान अरेस्ट भी हुए हैं 2022 में। ठीक है। 2022 में कितने सर? तकरीबन कोई 5 से 600 के करीब मुलजमान अरेस्ट हुए। अच्छा, ये मुलजमान कौन है सर? ये जो लोग इमिग्रेशन करवा रहे हैं उनकी लीगल, या वो लोग जो विक्टिम हैं सर?
इसमें विक्टिम नहीं है, ये कुछ मेन एजेंट हैं और कुछ उनके फैसिलिटेटर हैं जो जहाँ पे बैठ के पैसे लेके आगे उनको ट्रांसफर करते हैं। सर आवाम के लिए लास्ट में कोई अवेयरनेस, कोई मैसेज दे दें जो इस तरह से लोग जाते हैं बाहर, क्या कहेंगे? इसमें मैसेज तो यही है कि इन रूट्स पे अपने आप को बेचना जो है ना, वो ऐसे ही है कि मौत के मुंह में धकेलना है अपने बच्चों को। तो काइंडली इस चीज को देखें कि इन रास्तों पे जो ये लैंड रूट है इनमें नहीं जाना चाहिए। अच्छा, सिर्फ आखिरी बात आपसे पूछनी थी सर, ये जो लिबिया वाला मामला हुआ है, इसको ये साउदर्न इटली में वाकया पेश आया, 25 अफराद चले गए और उनके अंदर सर एक क्रिकेट टीम की जो है वो खिलाड़ी भी थी, खातून। तो सर ये मईशत से परेशान हाल लोग हैं, ऑफ कोर्स ये गलत काम है, ये भी बताइए। और प्लस ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग की वजह से हो रहा है, ये मईशत से बदहाल लोग जो है वो इमिग्रेशन के लोगों के हत्थे चढ़ते हैं और इनके थ्रू जाते हैं। एक्चुअल जो हमारे एरिया है ना, गुजरांवाला डिवीजन, इसमें जो सबसे बड़ा पुश फैक्टर है ना, वो है कि जब वो अपने मोहल्ले में या अपने एरिया में देखता है ना कि उसमें दूसरे ने बड़ा अच्छा घर बनाया है, वेल ऑफ है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि वो देख के तो फिर कहता है जी मैंने भी यूरोप का जाना है। अच्छा सर, जो लोग अभी तक आपने पकड़े हैं या जो भी जिनकी गिरफ्तारी हुई है, उनकी रेशो किस तरह की है? वो बहुत ज्यादा मतवसत तबके से उनका ताल्लुक है या फिर मिडिल क्लास से है या फिर किस तरह का है? अगर आपने उसके मतलब उनको क्रैकडाउन का पूछना है सर, ये कितने % आपका जो क्रैकडाउन आप करने लगे हैं सर, ये FIA की तरफ से जो आप क्रैकडाउन, आप तो सिर्फ गुजरांवाला सेक्टर का बताइए क्योंकि वाकया वहां पेश आया, तो क्रैकडाउन के लिए सर ऑपरेशन होने वाला है सर? जी, इसमें हमने 3 टीमें बना दी हैं जी और 2 FIR भी दर्ज कर ली हैं। तो कल हमने 3 मुलजमान भी पकड़ लिए हैं और बाकी लोगों की गिरफ्तारी के लिए ना छापे मार रहे हैं। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, डिप्टी डायरेक्टर FIA गुजरात गुलाम सरवर वड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद थे, मैन स्मगलिंग के हवाले से वो बात कर रहे थे। डॉक्टर साहब, आपका क्या कमेंट है इस पे? 25 जानें चली गई हैं जी और 8 लाख लोग जो हैं वो बेरोजगार होकर बैरून मुल्क जाना चाहते हैं। ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग और मैन स्मगलिंग वाले लोग और जो गलत इमिग्रेशन वाले लोग हैं, इनसे बिल्कुल महफूज रखें, अपने बच्चों को महफूज रखें। ये बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, कई लोग डीजल के अंदर जल कर मर रहे हैं और रास्ते के अंदर कई लोग कट जाते हैं और मर जाते हैं, कई लोग पहुंच नहीं पा रहे। ये बड़ी दिल खराश बातें, इसको फौरी तौर पे रोकना हो। जी ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट है। नाजरीन, हमें जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद इकबाल साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। मैडम, वेलकम कहेंगे आपको शो में। नाजरीन, जस्टिस नासरा जावेद इकबाल साहिबा हमारे साथ मौजूद है। मैडम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी फरमाइए। मैडम, सबसे पहले तो जो खुद नोटिस लिया गया इलेक्शन के हवाले से पंजाब और KPK की असेंबली जो तहलील हुई है, तो उसमें असेंबली की तहलील की वजूहात जाने के हवाले से भी डिस्कशन हुई थी, लेकिन फिर बाद में वो मामला जो है वो दब गया। तो आपकी क्या राय है कि अगर नए इलेक्शन करवाने की बजाय, चूंकि 254 का भी PDM की जानिब से कहा जा रहा है, तो अगर तहलील शुदा असेंबली जो है उसी को बहाल कर दिया जाता तो एक तो PTI जो है वो भी उनके फेवर में भी चला जाता और इत्तेहादी जमातें जो हैं वो भी शायद बजट की वो जो बात कर रही हैं और वो भी 254 का सहारा ले रहे हैं, तो वो भी मामला हल हो जाता। क्या कहेंगी, कोई गुंजाइश है कानूनी तौर पर इसमें? नहीं, मेरा तो ख्याल है कि कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि असेंबली तहलील हो चुकी है, पंजाब की भी और KPK की भी, और सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर भी दे दिया, जो 5 रुकनी बेंच उन्होंने नया तशकील दिया था ना, कि आप 90 दिन के अंदर अंदर जो आइन का तकाजा है इसको पूरा करें। जब आइन ही ये कहता है कि असेंबली तहलील हो तो 90 दिन में नया इलेक्शन हो जाना चाहिए, तो इससे तो लाजमी है। और मेरा ख्याल है अब तो कोई इलेक्शन कमीशन ने डेट भी बता दी है जी, 30 अप्रैल से 7 मई की तारीख तजवीज की गई है। 30 अप्रैल से 4 मई की, तो अगर ये 90 दिन के अंदर आता है तो ठीक है, और अगर ना करते तो वो तो इन्हें अदालत के मुर्तकिब होते। और आइन से गद्दारी भी जो आर्टिकल 6 में आती है, तो मेरा ख्याल है ये बहुत ही अच्छा हुआ। ये एक हिसाब से तो बेहतर हो गया कि हर चीज का फैसला हो चुका है। और अभी ये जो लोग थे जिन्होंने जेल भरो तहरीक में हिस्सा लिया था, उनकी पिटिशनें थी ना, क्योंकि वो तो जो वो चाहते थे इलेक्शन की तारीख दिलवानी, वो तो हो गई, उनका पूरा हो गया मौक़िफ़, तो वो उन सब लोगों को जेल से रिलीज कर दें। और मुझे अभी ये खबर आई है
कि मुल्तान में भी उन्होंने कहा है, उनको तो सॉलिटरी कंफाइनमेंट में रखा हुआ था जिसका कोई जवाब नहीं बनता, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस के तहत जो उन्होंने लगाया हुआ था उनपे। अच्छा, क्योंकि मैडम और आपने उनके लाहौर हाई कोर्ट ने तारिक सलीम साहब ने तो ऑर्डर दे दिया है कि इन तमाम सियासी लोगों को जो खुद गए थे जेल में उनको छोड़ दो। लेकिन इमरान खान साहब के मुकदमात के हवाले से डॉक्टर साहब ने भी क्वेश्चन करना, इससे पहले मैं जल्दी क्वेश्चन कर लूं। इमरान खान साहब ने कहा है कि उनको सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, तो उनके जो भी मुकदमात हैं वो वीडियो लिंक के जरिए उनके सुने जाएं। तो क्या पॉसिबल है कि उनके बहुत ज़्यादा केसेस हैं, सारे केसेस में उनको पेश होना है, तो अब क्या वो सारे केसेस वीडियो लिंक के जरिए हो सकते हैं? अगर तो एक ही शहर में है तो वहाँ वो पेश हो सकते हैं। अगर इस्लामाबाद में है सारे तो फिर तो कोई मसला नहीं। अगर कुछ इस्लामाबाद में हो, कुछ लाहौर में हो, तो फिर तो जाहिर है कि इसका जो मंतकी तरीका है वो यही है कि वीडियो लिंक पे कुछ हो जो ज्यादा है उनको उस शहर में कर लें और उसी शहर में वीडियो लिंक पे आ जाएं। और क्योंकि वो लाहौर आए हुए हैं और उनको ये एहसास है कि उनके लिए कोई तहफ़्फ़ुज़ उनका नहीं है दुरुस्त, तो फिर वो लाहौर में ही हो जाए। अच्छा मैडम, ये फरमाइएगा कि आपके सामने जो है वो सुमोटो का मामला हुआ, ये बात क्लियर हो गई कि पहले फुल बेंच की बात हुई, फिर 9 रुकनी की हुई, फिर 2 के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ गया, 2 ने वैसे छोड़ दिया, फिर 5 जजेस रह गए, उनमें से भी मेजॉरिटी का फैसला जो होता है वो मान लेना चाहिए। इख्तलाफी नोट जो है वो मेरे ख्याल में मैटर नहीं करता, चुनाचे 90 दिन के इलेक्शन दोबारा से नोट जो था ना बेटा वो सिर्फ इस अंदाज से था कि इसमें 184 फ्री नहीं लगता, सो खुद नोटिस ना ले क्योंकि ये केस कोर्ट में है। इसके अलावा मेरा ख्याल है मतन जो है फैसले का उसके ऊपर कोई इबाहम नहीं है, इख्तिलाफ नहीं था। अच्छा, अब यहीं से मैं कहना चाहता हूँ मैडम कि एक तो शुरू से मामला ही गलत है, क्योंकि जब 224 आइन की कई जगहों के ऊपर पूरे आइन के अंदर लिखा है कि बड़ा क्लियर कट है 224 के तहत जो है वो इंटरिम गवर्नमेंट 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाए, तो सदर को क्यों डालना है, गवर्नर को क्यों डालना है? जब तहलील हो गई तो हो जाना चाहिए था, ये मामला इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार होना नहीं चाहिए था। अच्छा, एक तरफ तो ये मसला हल तो होना था कोर्ट्स के जरिए और नज़र भी आ रहा था, तो खान साहब के अंदर विजिलेंस नजर नहीं आई मैडम, उन्होंने अपना तो बेल बिफोर अरेस्ट ले लिया और बाकी तमाम कायदीन जैसे तैसे भी कायदीन हैं उन सारों को जेल भरो तहरीक में डाल दिया। ये मैडम एक बात मुझे बताइए, मैं अपनी इंफॉर्मेशन के लिए पूछना चाहता हूँ ताकि आप मुझे फरमाइए मैडम, सिर्फ ये फरमाइए कि ये जो सिविल डिसोबीडियंस है मैडम, ये जो सिविल डिसोबीडियंस है, जी मैं सब उन्होंने मंतकी कोई देखी होगा तरीका जिसकी वजह से वो ये सारा कुछ करना चाह रहे हैं, तो खुद वो शायद अपने अदम तहफ़्फ़ुज़ का जो एहसास था उसके लिए वो नहीं जेल जाने को तैयार हुए। और अब क्योंकि तो सारा मसला ही खत्म हो गया तो अब तो कोई किस्सा ही ना कि कोई भी जेल में रहे, और जो भी अब उनके हुए हैं अदालती मामले उसमें वो पेश हैं, वो तो उन्होंने होना ही। अच्छा, मैं सिर्फ मैडम एक तारीखी तौर पे पूछना चाहता हूँ, वंस एंड फॉर ऑल ये जो है ना वो मामला समझ में आ जाए। कभी खान साहब कहते हैं सिविल डिसोबीडियंस, कभी कहते हैं जेल भरो तहरीक, क्या ये 1857 की जंग आज़ादी चल रही है जिस तरह के डिसीजंस वो ले रहे हैं? इससे तो नुकसान सिर्फ और सिर्फ आवाम को और मईशत को होगा, इससे और किसको फायदा होगा? एज बिंग जज आप फरमाइएगा जरा। देखिए ना, अब तो वो सारा मामला ही खत्म हो गया, 1857 का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो पाकिस्तान के बनने पहले की बातें हैं ना। तो पाकिस्तान जब एक दफा कायम हो गया, हम सारे आजाद शहरी हैं और यही कायदे आज़म ने कहा था, चाहे आपका किसी मजहब किसी मसलक से ताल्लुक हो, आप सब आजाद है और आपके साथ बिल्कुल बगैर किसी इम्तियाज के यकसा सलूक। और ये जो पेशी पर ये सिविल डिसोबीडियंस क्या है मैडम, जेल भरो तहरीक क्या है, ये अंडर कौन से लॉ आती है, ये कौन सा सियासी स्टंट है, ये समझना चाहता हूं। ये किसी लॉ में नहीं आती, ये तो कहा था ना रजा कराना तौर पे लोग जेलों में चले जाए, रजा कराना तौर पे जेलों में चले गए। अब जेलों में उनको पाबंद रखने के लिए जो लोग इस वक्त अहबाब इख्तियार है, उन्होंने मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस जो थी उसके तहत कहा कि जी इनकी गिरफ्तारियां हुई हैं, उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा। हालांकि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एक बहुत बड़ी सजा है कि आपको ना किताब मिले, ना किसी से बात करने का मौका हो, ना फोन हो, ना रेडियो हो, तो ज्यादातर लोगों को तो ऐसे ही रखा था। लेकिन आज इनके रिहाई के मैंने सुना ऑर्डर आ गए हैं, तो जो काम खत्म हो जाए ना उसकी तरफ हम तवज्जो ना करें, हम आगे की तरफ, अल्लामा ने तो कहा है ना, फिक्र पर्दा न करूं
मैं बेगमे दोष रहूं, जो काम खत्म हो गए वो खत्म हो, बिल्कुल हम ठीक उनकी है। तरफ तवज्जो ना करें। और मैं समझती हूँ ये जो हमारा है ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इनकी बहुत एक खास अहमियत है। जो ये कहते हैं लोग उस पर यकीन कर लेते हैं। अच्छा, ये इसीलिए मैं इसलिए आपसे कितनी पूछना सुंदर चाह रहा हूँ, बात है। आप तो जरा आप अच्छी बात तमाम जवानों के लिए जरा अच्छी बात कर दें कि उनको उनको जरा समझाएं, आप तमाम जवानों के लिए अच्छी बात कर दें, उन्हें समझाएं कि ये जो सड़कों को बंद करना, सारे मामलात करना, तहरीकें चलाना, इससे क्या रिजल्ट्स निकलेंगे और कोई फायदा होगा, और आईनी बहरान का शिकार मुल्क को करना और माशी तौर पे बदहाली का शिकार कर देना। आजादी तो मिल गई, आप कौन सी हकीकी आजादी चाहते हैं अगर हमारे पास इकोनॉमिक आजादी नहीं है? करें ना कि इनको ये बात समझाएं, नौजवानों को ये समझाने की जरूरत है कि जवानों ने बूढ़ों का उस्ताद बनना है और अकल को गुलामी से हमने आजाद करना है। यही तो उलामा का कलाम का मतन है सारा। और अमल से बनती है जिंदगी, जन्नत भी जहन्नम भी। बहुत खूबसूरत बात, बहुत नौजवानों को मौका दें कि वो ऊपर आए। ये जो लोग इस वक्त बूढ़े हैं, बूढ़े से मतलब है कि 60 से ऊपर है सारे के सारे, ये छोड़ दिए ये जो कुर्सियां उन्होंने इक़्तिदार की मली है और नौजवानों को आगे आने जाए। 64% हमारी आबादी है और वो जिस तरह पुरजोश हैं और यहाँ पे हुनरमंद जो है तरीके वो आप टीवी पे दिखाएं लोगों को कि एंड योर लास्ट कमेंट ऑन पीडीएम, इनको ये जो 254 का मजाक करते रहे और कोशिश करते रहे और ये जो मामलात बढ़ाते रहे, ये सही डायरेक्शन पे जा रहे हैं और कौन सी डायरेक्शन पे जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं? देखे ना, वो तो सब फारग हो गई, फारग हो गई। आप सिर्फ वो बात करें जो आज से हमने आगे करनी। इनकी रिहाई के ऑर्डर भी हो गए हैं, तहरीक भी इनकी खत्म हो गई है जो पीटीआई ने चलाई हुई है। अब ये इलेक्शन की तैयारी करें सारे, और जिनके ऊपर अवाम को भरोसा होगा वो मुंतखब होके आएंगे और इंशाल्लाह जब वो मुंतखब होके आएंगे तो वो फिर मुल्क को तरक्की की तरफ गामजन करेंगे। बिल्कुल, कुछ सियासी और आईनी ये जो बहरान है वो भी खत्म हो जाएगा, नतीजा निकलेगा। मुझे तो यकीन है अल्लामा इकबाल की इस बात पे कि नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरा से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जस्टिस सिराज जावेद इकबाल साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, बहुत अच्छी बातें उन्होंने की इवन के यूथ के लिए। डॉक्टर साहब उन्होंने एक बड़ा अच्छा पैगाम भी दिया। नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन माहिर मुआशियात डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी, हैप्पी टू बी ऑन योर प्रोग्राम। सर 8 लाख शहरी बेरोजगार हैं, शरह सूद जो है वो 20% इजाफा हो चुका है, सब्सिडीज पर खात्मा है, स्मगलिंग में इजाफा हो चुका है, अफराते ज़र जो है बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। हाइपर इन्फ्लेशन नहीं देख रहे आप? इस वक्त जहाँ पाकिस्तान खड़ा है सारे मैक्रो नंबर्स जो हैं वो ऑब्वियसली बहुत डिफिकल्ट हैं। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर देख लें, पाकिस्तान की इन्फ्लेशन और सब किस्म की इन्फ्लेशन देख लें, आप कोर इन्फ्लेशन 20% के करीब है, आपकी जो SPI है वो 31% को क्रॉस कर गई है, फूड इन्फ्लेशन 47% पे है। तो आप इसको कोई भी नाम दें, पाकिस्तान एक्चुअली एक स्टैगफ्लेशन में है इस वक्त। स्टैगफ्लेशन से मेरा मतलब ये है कि ग्रोथ जो है वो इंतहाई स्लो हो गई है और इन्फ्लेशन बढ़ गई है। ये पाकिस्तान की इस वक्त पोजीशन है। ज़र मुबादला के ज़खायर 3.8 अरब डॉलर के हैं। IMF का प्रोग्राम डिलेड है। अगर आप नवंबर से अब तक देखें तो ये 3 नवंबर को आना था, आज मैं 3 मार्च को आपसे बात कर रहा हूँ, हम वहीं पे खड़े हैं जहाँ पे हमें 3 नवंबर को खड़ा होना चाहिए था। अब पाकिस्तान की इस सूरत हाल में हमें कुछ फैसले करने हैं और अगर वो हम कर लेंगे तो हम IMF के प्रोग्राम में वापस चले जाएंगे। अगर IMF के प्रोग्राम को बहाली हो जाती है तो आई थिंक यहाँ से कुछ बेहतरी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में आप देख पाएंगे। खाकान साहब फरमाइएगा कि मुझे ये रतन पोर्टर जो हैं वो चीफ ऑफ IMF थे, जब जाते हुए उन्होंने बात की थी, उसके बाद अब दोबारा से निगोशिएशन का सिलसिला जारी है। सारी की सारी परेशानी, और मैं डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, करंट अकाउंट डेफिसिट, ये वो अगर बोलूँगा तो आवाम जो है वो पकड़ के हम सब इकोनॉमिस्ट को मारेगी। अब फरमाइए सर ये कि जो इसहाक डार साहब को किसी भी सूरत में ज़रूरत थी इस टाइम पर जो है अभी भी तज्जियात जो है वो कंपैरेटिव एनालिसिस की, जबकि वो बुरी तरीके से फ्लॉप हो गए। और ये भी बताइए कि 180 के ऊपर जब उन्होंने आवाज़ दी थी कि डॉलर ले आऊँगा, तो क्या ये माशी जुर्म नहीं है सर? देखिए, एक तो ये बात है कि इस वक्त बैकवर्ड लुकिंग कोई भी चीज जो है वो मैटर नहीं करती। आपने देखना है कि आज क्या हालात है और इनको संभालना कैसे है। पाकिस्तान का एक नहीं मैटर तो नहीं करती, लेकिन सर यहाँ बताइएगा डॉलर की कैप जब उन्होंने बताई थी तो उस वक्त पूरी मार्केट चेंज हो जाती है। जब इन्होंने 180 की आवाज दी होगी तो डॉलर सारा मार्केट से निकल गया होगा।
और जिस वक्त डॉलर निकल गया था तो जिन अशराफिया को फायदा होना है, तो अब मैं दोबारा से शुरू हो जाऊंगा, कोर इन्फ्लेशन की भी बात करूंगा, अद्वियात के ऊपर भी बात करूंगा, वो आपके सामने है। मैं 20% जो है वो स्टेट बैंक ने जो शरह सूद बढ़ाई है उसके अंदर जो 3% का इजाफा हुआ है, यूटिलिटीज की बात करूंगा, 900 अरब का फायदा हुआ है की बात करूंगा। 8 लाख लोग जो हैं सर वो खतरनाक तरीके से एफबीआई से पता करें, एफआईए से पता करें, लोग गलत तरीकों से जो है यहां से जा रहे हैं। तो ये बुरी मईशत का जो हाल जो गरीबों पर है, और आईएमएफ ने कहा था कि सब्सिडीज आप नीचे डाउन टर्न लेकर आए, इन्होंने फिर अशराफिया को दी। तो फरमाइएगा कि सर मैं पीछे तो नहीं जा रहा, सोल्यूशन भी तो इनके पास नहीं है। तो आपने अभी पूरी तकरीर सुनी है, तो उस पर इन्होंने क्या इस्तीफे का कहा है, जाने का कहा है, या कुछ हल बताने को कहा है, या सिर्फ और सिर्फ कहा कि पीटीआई ने सबसे बड़ा नुकसान कर दिया? वो तो कर दिया, आपने क्या किया सर, फरमाइएगा। देखिए, पॉलिटिकल टॉक के बाद अगर आप देखिए तो जो सब्सटैंटिव बात है पूरी तकरीर में वो यही है कि हमने आईएमएफ के बेशतर एक्शन पूरे कर दिए हैं। अब सिर्फ एक मेरा ख्याल है जो फाइनेंसिंग एक्सटर्नल का एक्शन है वो रहता है, वो हमने और आईएमएफ से मिलकर करना है। अगर चाइना वो पैसे दे देता है, सऊदी अरेबिया को वो पैसे हमें कंफर्म करने हैं। अगर हम कहीं इस चीज को एग्री कर देते हैं कि करंट अकाउंट का खसारा 7 अरब होगा कि 5 अरब डॉलर होगा, तो हम आईएमएफ को बहाली जो है स्टाफ लेवल एग्रीमेंट की करनी चाहिए। मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा कि इस सब के बावजूद भी डिफॉल्ट का खतरा टलेगा नहीं। देखिए, पाकिस्तान का जो डिफॉल्ट का रिस्क है वो हाइटेंड है। इसको ऐसे कहना चाहिए कि डिफॉल्ट का एक रिस्क होता है। इस वक्त डिफॉल्ट का रिस्क हाइटेंड है बिकॉज हम आईएमएफ के प्रोग्राम के बाहर हैं। हम आईएमएफ के प्रोग्राम में अगर आ जाएंगे तो मुझे कभी उम्मीद है कि आप 2023 जून तक डिफॉल्ट के रिस्क को भी थोड़ा सा कंट्रोल कर देंगे। पर चूंकि पाकिस्तान एक ऐसी माशी सूरत हाल में है जहां आगे भी हमें 25 अरब डॉलर जमा करने हैं, तो जो पाकिस्तान का डिफॉल्ट रिस्क है वो बढ़ा हुआ ही रहेगा। इसको बेहतरीन तरीका इंटरनेशनल आर्किटेक्चर में आईएमएफ का सहारा लेना है। बस उसके अलावा आपको बहुत से काम करने हैं। अभी जो डॉक्टर साहब कह रहे थे, असल बात तो वो है, क्या आपके पास कोई प्लान है कि आप डायरेक्ट टैक्सेशन कैसे करेंगे? क्या आपके पास कोई प्लान है कि आप एनर्जी का सारा टैक्स लगाकर? खाकान साहब, मैं ये चाहता हूँ कि आपके ऊपर बात ना आए और मैं ये बात कर दूं, क्योंकि आई नो आपके ऊपर ये बात नहीं आनी चाहिए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि डार साहब जो हैं जिस वक्त ये बात कर रहे हैं, उनसे किसी ने पूछा कि कंपैरेटिव एनालिसिस कीजिए। आप जब आए थे, आप सेवियर बनकर आए थे, आप नेशनल वे से बिजली देने आए थे, आप अंकल इसहाक डार हैं, आपने डॉलर कैप चेंज की, आपने इंटरबैंक का मार्केट का प्राइस चेंज कर दिया, आपने बैंकिंग रेट बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया। बैंक जो है वो क्रेडिट के ऊपर ओपन मार्केट का रेट दे रहे हैं। आज डॉलर 330 रुपए पर है, 12,000 कंटेनर बाहर खड़ा है, और इस पूरे मामलात के बाद जो है वो उनके पास किसी किस्म का लेटर ऑफ क्रेडिट ये वो फलां कुछ नहीं है। रतन पोर्टर जब मना करके गया था कि स्पीच नहीं देनी, और आज भी उनके साथ कोई हल नहीं होता। अगर वो टीवी पर आए थे तो ये इतला देते कि आईएमएफ से बात तय हो गई है। अब अगर दो बातें लें तो एक, असद उमर का 8 महीना क्यों डिले क्यों किया, और दूसरा इनसे पूछा जाए कि आपने साहब क्या किया, तो डार इकोनॉमिक्स कंप्लीट फेल हो गई। ये मैं कह देता हूं सर, आप जरा कॉम्प्रिहेंसिवली सिर्फ और सिर्फ 4-5 पॉइंट्स के अंदर बता दीजिए कि हम किस हालत में, और हाइपर इन्फ्लेशन के बाद किसी भी सूरत हम जो गरीबों का गुर्बत की लकीर से नीचे 44,000 हो सर, गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, तो लाख पर भी बजट नहीं बनता, तो गुर्बत मजीद गुर्बत में बढ़ गई और मिडिल क्लास खत्म हो गई। सर फरमाइएगा। देखिए, ये तो दुरुस्त बातें हैं सारी कि पाकिस्तान मैक्रो नंबर से इस वक्त एक बहुत ही मुश्किल सूरत हाल है। पाकिस्तान पिछले 14 महीने से इन्हीं मैक्रो नंबर पे नीचे जा रहा है। इन्फ्लेशन बढ़ रही है, ग्रोथ स्लो हो रही है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग स्लो हो रही है, एग्रीकल्चर फ्लड की वजह से भी खराब हुई, हमारी पैदावारी सलाहियत वैसे भी। एक्सटर्नल सेक्टर इसलिए चैलेंज हो रहा है कि फंड नहीं है, तो ना एफडीआई का फ्लो है ज्यादा, ना एक्सपोर्ट्स का फ्लो है ज्यादा, ना ही आपकी रेमिटेंसेस का फ्लो है ज्यादा, और ना ही आपकी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आ रही है। अब इस सबको कपल करें आप, तो जो आपका असल फ्लो आना था वो मल्टीलैटरल्स और आईएमएफ से आना था, वो फ्लो भी आपको पिछले 4 माह से स्लो हुआ है। तो ऑब्वियसली एक बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन है। अच्छा सर, फाइनेंशियल एडवाइजर रहे हैं आप, ये बात बताइए कि इसहाक डार को आप हाइपोथेटिकल एक इमेजिनेशन में ले जाइए, इस तरह का एक आदमी हो जिसकी रेपुटेशन इस तरह की हो कि वो मार्केट को ऊपर नीचे भी करता है, इशारे भी करता है कि ऊपर बढ़ा दो नीचे गिरा दो, तो इस तरह के आदमी पे आईएमएफ की कोई भी टीम जो है वो ट्रस्ट करेगी? देखिए, आईएमएफ जो है ना, उसने पाकिस्तान की एक मजबूरी
जो टीम है, चाहे वो स्टेट बैंक की हो, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन की हो, चाहे वो एनर्जी की हो और वो क्यू ब्लॉक की हो, इनको सबको पाकिस्तान का जो प्रोग्राम है वो एनर्जी, फिजिकल और स्टेट बैंक, इन तीनों की, यानी कि मॉनेटरी एंड एक्सचेंज रेट, इन तीनों को मिलाकर बनता है। तो पाकिस्तान में सिर्फ एक क्यू ब्लॉक पे सारा इंतजार नहीं है, और इस दफा प्रोग्राम की डिफिकल्टी एक्चुअल में जो आई है वो एनर्जी साइड से बहुत बड़ी आई है। 952 अरब रुपए का खसारा था पावर सेक्टर का, जो पहला सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान IMF से शेयर हुआ। तो हमें एक इसको ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। पर जहां मैं IMF को समझता हूँ, पाकिस्तान तो हम इसकी बात करते हैं, लेकिन IMF को भी ये समझना चाहिए ना कि 3-4 चीजें उनके जिम्मे भी थी। सर एक लाइन के अंदर बताइएगा, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम सर, एक लाइन में सर। जी, सो अब ये है कि लेट्स होप कि IMF अगले हफ्ते में हो जाए, ये मेरा बेस्ट केस सिनेरियो है। अगर IMF हो जाता है तो जून तक आपका डिफॉल्ट रिस्क थोड़ा नीचे आ जाएगा, थोड़ी सी स्टेट बैंक के रिजर्व को भी तकलीफ मिलेगी, थोड़ा सा उम्मीद करें कि चाइना ने सपोर्ट शुरू किया है वो आगे आपके साथ देखें। चले, बहुत शुक्रिया सर। माहिर डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ ही मुझे डॉक्टर साहब को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।